फलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका 14 इकाई और इसमें हम लोग जो है पढ़ रहे हैं जैव अणु। इसका पहला जो क्लास था उसमें हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बात किए थे। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो महत्व है उसको देखते हैं यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व होता है, उसको हमको देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है, पहला दिया है कि पौधे और जो जंतु होते हैं उनके कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, घटक होता है। आप जानते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों होते हैं और दोनों में क्या होते हैं, हमारे कुछ कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। तो वो जो कोशिका झिल्ली होता है उसका महत्वपूर्ण घटक कौन होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा कार्य यहाँ महत्व देखें तो ये बायो ईंधन का कार्य करता है। भाई बायो ईंधन मतलब जहाँ से हमको मतलब जो भी जीवित पदार्थ है उससे ईंधन प्राप्त करना बायो ईंधन कहलाता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। जीवित ऑर्गेनिज्म को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वो तो हम पहले बता चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इस तरीके से हमको ऊर्जा मिलता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आपका ऊर्जा उत्पादित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसके दौरान क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। मतलब ये ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। ये दूसरा महत्व होता है। तीसरा, ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और मानव की कुल आवश्यकता का लगभग 60% जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। हमको जो भी अपने दैनिक जीवन में जो भी ऊर्जा जो लेनी रहती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनमें से हम लगभग 60% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 ग्राम के ऑक्सीकरण से औसतन 4.0 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लेंगे और उस 1 ग्राम का ऑक्सीकरण होगा तो लगभग 4.0 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, आपकी प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है तो ये देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु पानी के देता है और बहुत सारी ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। और उसी ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है, हमारा शरीर करता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा जो महत्व है, ये ऊतकों को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति ग्लूकोज के द्वारा होती है और ग्लूकोज व ऑक्सीजन की कमी से उपापचयी क्रिया जो है प्रभावित हो जाती है, मस्तिष्क को क्या होती है, नुकसान पहुंचती है। यदि आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही है तो उस स्थिति में आपकी क्या हो सकती है, उपापचयी जो प्रक्रिया है ना, मतलब उत्सर्जन प्रजनन या जो भी आपके शरीर में होता है वो बिगड़ सकता है। मानसिक स्थिति क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो है हमारी बॉडी को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तुरंत उसको ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको, जो है वो मिलती है आपका कार्बोहाइड्रेट से। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है ली जाती है तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है और फिर वो कार्य करने स्टार्ट कर देती है और उससे हमको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होती है। मान लो किसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाती है तो उससे हमको कई प्रकार की नुकसान हो सकती है। हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है ना, उपापचयी प्रक्रिया क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए हमको लगभग हर हमेशा हमारे बॉडी को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है और होती रहती है। और उस ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति की जाती है, आपकी ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है वहाँ से क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। तो ये एक और महत्व के अंतर्गत इसको रखी जाती है। आगे हमारा 5वां नंबर, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहती है। हम जानते हैं, पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा क्या होती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है, जो यकृत में क्या होती है, आपकी पाई जाती है। और लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन यकृत में एकत्र होती है और जो कि रक्त में ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। और मांसपेशियों में भी लगभग 200 से 240 ग्राम जो है जंतु स्टार्च रहती है, जो केवल पेशियों द्वारा ही क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, जो कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। उसके अलावा मांसपेशियों में भी बहुत सारे क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, पाई जाती है। तो ये आपका बात हो गया। 6वां नंबर, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कोशिका झिल्ली के भी अवयव होती हैं और ग्लूकोज को
डेक्सट्रोज भी कही जाती है ना। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज के भी नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयी के रूप में क्या होती है, पाई जाती है, और यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट गुहा के रूप में पाई जाती है। तो इस तरीक़ा से जो है इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या हो गया, उसका महत्व हो गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग इतना का बात कर लिए। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। इधर हम लोग चलते हैं, वो है हमारा खंड में सेकेंड जो खंड है। कार्बोहाइड्रेट में इतना ही करते हैं, बाद में आवश्यकता होगा तो लास्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम आगे की ओर चलते हैं। खंड बी जो होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रोटीन का, फिर बात करेंगे विटामिन का, और फिर बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, विटामिन देखेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल देखेंगे। तो इसको हमको देखना है भाई, ठीक है, इसमें ज़्यादा फोकस इसमें करना है। प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, हम लोग जो है प्रोटीन के पास चलते हैं। पहले चलते हैं प्रोटीन के पास। तो प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल क्या होता है, हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है। पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक क्या होता है भाई, नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये जो है हम लोग बोल सकते हैं ग्रीक जो शब्द होता है उसके प्रोटियोस से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोटियोस किससे, हमारा प्रोटियोस। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन क्या होता है भाई, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक क्या होता है, पदार्थ होता है, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारा प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होती है, प्रथम होती है। अर्थात ये जीवन का एक प्रमुख क्या होती है, या एक महत्वपूर्ण क्या होती है, पदार्थ होती है, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होती है, पाई जाती है, या जीवित कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और संरचनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन से क्या होती है, आपकी बनती है, या अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन से क्या होती है, आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। और जिनमें एक से अधिक अमीनो अम्ल के बीच जो है आपका एक पेप्टाइड बंध क्या होती है, पाई जाती है। और अगर हम प्रोटीन के अणु भार की बात करें तो प्रोटीन का अणु भार लगभग 10,000 से क्या होती है, आपके ऊपर की होती है ना। 10,000 जो है उससे ऊपर के अणु भार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इतने सारे चर्चा प्रोटीन के अंतर्गत क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है, बताई जा सकती है। अगर थ्योरी मान लो पूछ दिया जाए कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त एक जटिल क्या होती है, कार्बनिक यौगिक होती है, और जिनकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द के प्रोटियोस से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होती है, आपकी प्रथम होती है। अर्थात ये जीवन की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में हमारे लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और ये जो क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो जीवित कोशिकाओं में क्या होती है, पाई जाती है, जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है, बोल सकते हैं। और ये अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन से बनती हैं, जिनके बीच में पेप्टाइड बंध क्या होती है, आपकी पाई जाती है। और प्रोटीन की जो बोल सकते हैं आपका जो अणु भार है वो 10,000 से ऊपर होती है। तो इस तरह से प्रोटीन के बारे में क्या की जा सकती है, आपकी जानकारी बताई जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो ये तो हो गया प्रोटीन से रिलेटेड बातें, जो कि यहाँ पर आपके बुक में भी लिखी है, या तो अपने मन से भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको समझाया गया है लिख सकते हैं। वही चीज़ दिया है कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति प्रोटियोस, जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे हुई है, प्रोटियोस ही, जिसका अर्थ क्या होती है भाई, आपकी फर्स्ट होती है, प्रथम होती है ना। और ये जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, पदार्थ होती है, जीवित पदार्थों द्वारा पौधों के कोशिकाओं में पाई जाती है। और संरचनात्मक रूप से ये अल्फा अमीनो अम्ल, ये हमारा अल्फा है ना, एक्स जो दिख रहा है वो हमारा कौन सा है, अल्फा अमीनो अम्ल, ये अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, अभी बताएंगे अल्फा अमीनो क्या है। अल्फा अमीनो अम्ल की एक बहुलक होती है, और उनके संघनन से क्या होती है, प्राप्त होती है। और एक से अधिक अमीनो अम्ल के बीच जो पेप्टाइड बंध होती है वो पाई जाती है, और अणुभार इसका 10,000 से क्या होती है, ऊपर होती है। तो इस तरीक़े से प्रोटीन से रिलेटेड जानकारी क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन से रिलेटेड जानकारी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नया है कि प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो अम्ल से बनता है। किससे बनता है, हमारा अल्फा अमीनो अम्ल से। तो आगे का जो पढ़ाई है वो अल्फा अमीनो अम्ल से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो इसमें हम लोग पहले अमीनो अम्लों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर कुछ चीज़ लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अगर हम क्या कर देते हैं, जल अपघटन कर देते हैं।
क्या कर देते हैं यहाँ पर, जल अपघटन कर देते हैं। तो ये पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बनता है। और पेप्टाइड का आगे जल अपघटन कर दें तो जल अपघटन करने से क्या होता है आपका अमीनो अम्ल बनता है। अपघटन करने से क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एमिनो अम्ल। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के जल अपघटन पेप्टाइड बनाता है और पेप्टाइड के जल अपघटन एमिनो अम्ल, मतलब एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है पेप्टाइड और पेप्टाइड मिलकर बनाता है प्रोटीन। तो इस तरीक़ा से प्रोटीन के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो प्रोटीन की चर्चा करेंगे, बट पहले हम लोग किसका करते हैं चर्चा, अमीनो अम्ल का चर्चा करते हैं। तो अमीनो अम्ल के पास क्या करते हैं हम लोग, पहुँचते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। अमीनो अम्ल ये दिया है हमारा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। वैसे अमीनो अम्ल की बात करें तो हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि एलिफेटिक जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एलिफेटिक किसको बोलते हैं, RCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। या इसको मैं और थोड़ा सा जो है और ज़्यादा बताऊँ तो RCH2 और ये क्या होता है आपका COOH। ये हमारा एक क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो जो एमिनो अम्ल होता है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एमिन व्युत्पन्न होता है या इम्यूनो व्युत्पन्न होता है बोल सकते हैं। इम्यूनो व्युत्पन्न का मतलब होता है ये हमारा, आप जानते हो कोई भी क्रियात्मक समूह का जो पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है। यदि इस अल्फा कार्बन समूह में से एक हाइड्रोजन को अगर एक एमीन समूह क्या कर देता है, हटा देता है, तो वहाँ से जो भी हमारा यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है, वही एमिनो अम्ल होता है। तो हम लोग पहला परिभाषा तो यही लिख सकते हैं कि एमिनो अम्ल एलिफेटिक जो हमारा क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, एमिनो व्युत्पन्न होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो एमिनो व्युत्पन्न होता है, उस एमिनो व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं भाई कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, है ना, आपका एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह क्या होती है, विद्यमान होती हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी एमिनो अम्ल कहलाती हैं। तो दो परिभाषा यहाँ से लिखी जा सकती है। एमिनो अम्ल क्या होती है, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एमिनो व्युत्पन्न जो होती है वो एमिनो अम्ल कहलाती है। या वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों विद्यमान होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपकी एमिनो अम्ल के नाम से जानी जाती हैं, एमिनो अम्ल कही जाती हैं। तो इस तरीक़ा से एमिनो अम्ल को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। एक दिया है हमारा कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के एमिनो व्युत्पन्न को एमिनो अम्ल कही जाती है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहाँ से, यहाँ से, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों क्या होती है, आपकी विद्यमान होती हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी एमीन कहलाती है, एमिनो अम्ल कहलाती है। तो ये दोनों परिभाषा यहाँ से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में या जिनमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों विद्यमान हों, वो आपके क्या कहलाती हैं, एमिनो अम्ल कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण इसका लिख सकते हैं। ये उदाहरण है हमारा, जैसे हमारा दिया है CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक क्या होता है, इसका नाम एसिड होता है। अब इसमें से अल्फ़ा, ये हमारा क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे और एक NH2 को हम क्या कर दें, अगर जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका H2N हो गया हमारा, ये हो जाता है CH2 और COOH। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा एमिनो एसिड क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से एमिनो अम्ल को क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों क्या होता है, आपका विद्यमान होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप एमिनो अम्ल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जानकारी के हिसाब से देखा जाए, है ना, जानकारी के हिसाब से अगर हम देखें तो जानकारी के हिसाब से बोल सकते हैं, या जानकारी के आधार पर अभी तक लगभग जो है आपका 26 अल्फ़ा अमीनो अम्ल जो है उनकी खोज की जा चुकी है। 26 किसका भाई, हमारा एमिनो अम्ल की खोज की जा चुकी है। एमिनो अम्ल की क्या की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है। अभी तक 26 अमीनो अम्ल की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 20 एमिनो अम्ल
जिसमें से 20 एमिनो जो एसिड है वो सभी प्रकार के प्रोटीन में क्या होती है, पाई जाती है। सभी प्रकार के जो प्रोटीन हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन में पाई जाती है, प्रोटीन में पाई जाती है। तो अभी तक हमको 26 जो है प्रकार के अल्फ़ा अमीनो अम्लों के बारे में जानकारी है, जिसमें से 20 अमीनो अम्ल सभी प्रकार के प्रोटीन में क्या होती है, पाई जाती है। 6 जो बच जाता है वो ऊतकों में क्या होती है, पाई जाती है। अब इस 20 में से जो है आपका जो 10 होती है वो हमारा एक अनावश्यक प्रोटीन कहलाती हैं या अनावश्यक अमीनो अम्ल होती हैं। अनावश्यक क्या होती है, अमीनो अम्ल होती हैं। और 10 जो होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल होती है। तो इनमें से आपका जो 20 बचा है, 20 में से 10 क्या होती है, अनावश्यक एमिनो अम्ल होती है, और जो 10 होती है वो क्या होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल होती है। अनावश्यक एमिनो अम्ल वे अम्ल होती हैं जो है पेड़ पौधे या जंतु कोशिका के द्वारा संश्लेषित की जाती हैं, वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होती हैं। और 10 जो अमीनो अम्ल बचती हैं जो आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम से जानी जाती हैं, इनका संश्लेषण जीव जंतु और पेड़ पौधों के कोशिका द्वारा नहीं होती हैं। तो ये हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़े से अमीनो अम्ल से रिलेटेड क्या की जा सकती है, जानकारी बताई जा सकती है। ये तो हो गया अमीनो अम्ल। चलते हैं अब हम आगे की ओर। यहाँ पर दिया है अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल जो है उस एमिनो अम्ल को वैसे तो हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। तो चलते हैं कौन कौन से एमिनो अम्ल है। पहला हमारा एमिनो अम्ल है वो है उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल क्या होता है, उदासीन एमिनो अम्ल उसको हमको क्या करना है भी जानना है। उदासीन अमीनो अम्ल का मतलब होता है ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें एमीन समूह और आपका बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती हैं, वही आपकी क्या कहलाती हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कहलाती हैं। उदासीन अमीनो अम्ल के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उदाहरण होती है उसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाता है आपका NH2 और ये हो जाता है आपका CH2 और ये हो गया आपका COOH। इसका जो नाम है वो है ग्लाइसिन। क्या दिया है नाम इसका, ग्लाइसिन दिया गया है। तो ग्लाइसिन में आप देख रहे हैं कि इसमें जितना हमारा एमीन समूह है उतना ही क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। मतलब एक एमीन समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है और दोनों की संख्या क्या है, समान है। तो ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या क्या हो, अगर समान हो, तो ऐसे अमीनो अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसा कि लिखा है कि जब अमीनो अम्ल में एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल, अध्रुवी अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा ग्लाइसिन है वो किसके अंतर्गत आता है आपका, ये आपका जो है उदासीन अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप उदासीन अमीनो अम्ल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा हमारा ध्रुवी किंतु उदासीन और पार्श्व वाले अमीनो अम्ल, मतलब एक प्रकार से उदासीन ही वाला है जिसमें हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं, ये 3rd नंबर, इसको आपको कर सकता है। ये हमारा होता है आपका, वो है आपका अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल। तो अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होता है उसको हमको देखना है। अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं भाई, तो अम्लीय अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमीन समूह की संख्या से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क्या करें, इसमें बात करें तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे दिया है आपका NH2, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाई हम लोग H2N, NH2 ही है, और ये हमारा CH कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं COOH, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। फिर इधर हम क्या करते हैं CH2 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 और ये होता है CH2, और यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं CH2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं COOH, ठीक है। इसका नाम होता है आपका लाइसिन। क्या होता है इसका नाम, अच्छा इसमें एक मिनट, यहाँ पर क्या है, अम्लीय अमीनो अम्ल बोल रहे हैं,
अमीनी अमीनो अम्ल मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं CH2 और ये हो जाता है COOH। इसका नाम एस्पार्टिक अम्ल होता है, एस्पार्टिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक अम्ल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक जो समूह है उनकी संख्या क्या है आपका ज़्यादा है और एमीन समूह की संख्या क्या है हमारा कम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। मतलब अम्लीय अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज़्यादा होता है और एमीन समूह की संख्या कम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एस्पार्टिक अम्ल अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है। अब हम चलते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होता है? क्षारीय अमीनो अम्ल मतलब जिसमें क्षार की संख्या ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि एमीन समूह एक प्रकार का क्षार है ना भाई, क्योंकि इसमें आप जानते हो लोन पैराप्लेक्टान होता है, लुईस क्षार के बाती व्यवहार करता है। हम शुरू से आपको बताएं जब एमीन समूह पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या होता है हमारा ये जो NH2 होता है वो लुईस क्षार है। तो हम बोल सकते हैं कि क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होता है? तो क्षारीय अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें एमीन समूह की संख्या ज़्यादा हो और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या हो कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। और उदाहरण के लिए हम क्या है लाइसिन है, इसका भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है NH2 और ये हो जाता है CH COOH कर देते हैं और इधर आपका फिर CH2 एक और CH2 कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ NH2। इसका नाम क्या होता है हमारा लाइसिन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लाइसिन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से लाइसिन हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। एक इसका उदाहरण होता है हमारा, ये उदाहरण होता है आपका जो है आपका क्षारीय अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। और इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में, थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं। अभी हम जस्ट पहले पढ़े हैं कि अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है भाई। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल एक ऐसा अमीनो अम्ल होता है जिनका संश्लेषण जीवित कोशिकाओं द्वारा अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु की कोशिका के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे अमीनो अम्ल को हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वे अमीनो अम्ल जो आपका जंतु और पौधों कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, ऐसे अमीनो अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं जो है अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं भाई अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होता है जिनका संश्लेषण पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे लाइसिन, ल्यूसीन, इस प्रकार के उदाहरण आप क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या होता है हमारा लाइसिन हो गया है ना, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन, ल्यूसीन, ये हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के चीज़ों की पूर्ति जो होता है मांस, मछली, अंडा है ना, इस प्रकार से चीज़ों से क्या किया जा सकता है पूर्ति किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है पूछ सकता है। एक हमारा होता है यहाँ पर वो दिया है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कि आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण जीव जंतु या पेड़ पौधों की कोशिका के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं इनकी कमी के वजह से आपका एक क्वासियोरकर क्या होता है आपका बीमारी हमको हो जाता है। अर्थात इस प्रकार की चीज़ों की पूर्ति हम लोग जो है दवाई वाई के रूप में हम लोग बोल सकते हैं करते हैं। तो ये होता है हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इस तरीक़ा से आप आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल दोनों को हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका एमिनो अम्ल से रिलेटेड कुछ क्या हो गया जानकारी। थोड़ा सा एमिनो अम्ल के नामकरण देखते हैं। इसका नामकरण देखते हैं एमिनो अम्ल के नामकरण। एमिनो अम्ल के नामकरण में कोई विशेष नहीं है, नामकरण की एक सामान्य विधि और IPAC विधि आप जानते हो यही हमारा है, किंतु ज़्यादा प्रचलित नाम IPAC नाम है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण अगर ले लेते हैं और उसका अगर हम क्या करते हैं नामकरण करते हैं, तो पहले जैसा है इसमें, जैसे हम NH2 ले लें और ये CH2 और COOH ले लें और इसका हम लोग नामकरण करें। ऐसे बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम लोग अल्फ़ा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा एमिनो, और ये हो जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे
अल्फा एमिनो एसिटिकम। बट इसका हम आईयूपीएसी नाम में करेंगे, अगर क्या करेंगे हम लोग आईयूपीएसी नाम में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो 2 में क्या है हमारा एमिनो है, तो 2 एमिनो है ना। और इसमें क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 8 सिंगल बॉन्ड है 10। और इसमें आपको मैं बताया था ओइक एसिड लगाना है, ओइक एसिड लगाना है, तो नाम क्या हो जाता है आपका 2 एमिनो एथेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा ही नामकरण करना है, अलग से नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक और हम करें, अगर सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें, तो ये हमारे जैसे दिया है आपका, ये जैसे दिया है आपका NH2CH है ना, यहाँ पर हम CH कर दें, CH ये हो गया, और ये COOH, और इसको अगर हम लंबा खींच दें CH2 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 CH2, और ये हो जाता है NH2। इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो आप इसी नाम में, ऐसा नाम तो इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। अभी जस्ट लाइसिन है हमारा, इसका नाम क्या होता है भाई लाइसिन। ये जस्ट देखे हैं हम लोग, इसका नाम सिंपल में क्या है लाइसिन है। बट आईयूपीएसी नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसमें 2 नंबर में है और 6 नंबर में है, 2 बार है तो डाई एमिनो कर देते हैं, डाई एमिनो 6 है तो क्या बोलते हैं हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका अमीनो अम्ल से रिलेटेड कुछ बातें, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर अमीनो अम्ल के कुछ क्या दिया गया है, गुण दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। आगे वाला क्लास में हम लोग आगे का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ओके।